साथियों नमस्कार। जो लोग भी 71st बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। इसमें हमने 46 टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाया है और आने वाले समय में भी हम इसको जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, यानी अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन है तो करीब मिड मार्च तक जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको तैयार करना होगा। एटलीस्ट फरवरी तक का तो आपको तैयार करना ही चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स इधर होने की संभावना नहीं है। अगर 50 टॉपिक आप जो हम प्रोवाइड करेंगे, 50 से 55 टॉपिक, उसको तैयार कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। देखिए, हम एक एक टॉपिक को बता देते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्यों चर्चा में थे, क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह का। देखिए, आप ब्रिक्स को तैयार कर लीजिए, जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरह से जब शुरू में ब्रिक बना था, बाद में ब्रिक्स हुआ था, फिर बाद में मेंबर्स का एक्सपेंशन होता है। तो रियो डी जेनेरो में इसका समिट ऑर्गेनाइज हुआ और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल यानी 2026 में दिल्ली में होने जा रहा है। तो ये भारत चूंकि इसको होस्ट करने जा रहा है और पिछले बार जो है ब्राज़ील में हुआ है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और ऑल्टरनेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट में, एक तरीके से अगेंस्ट में तो नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारे हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, इन मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका है। कुछ ही टॉपिक्स हैं गिने चुने जिन पे नोट्स नहीं है, जिनको भी हम जल्द प्रोवाइड कर देंगे। नाउ जी7 पे भी आप देखेंगे कि कनाडा में इसका हुआ, कनानास्किस में, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो 7 कंट्रीज़ हैं, क्यों जी7 जो है वो अपना रेलेवेंस खोता जा रहा है और आउटडेटेड क्यों है, और जी7 का रेलेवेंस क्या है, क्या वे कंट्रीब्यूशन है, वे फॉरवर्ड क्या है, आप इसको देखेंगे। जी20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने भी 2023 में जी20 के समिट को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आपने देखा ब्राज़ील, फिर जोहानिसबर्ग, और इस बार जो है वो यूएसए के मियामी में होगा 2026 में। नाउ क्वाड जो है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहते हैं इसको, 4 देशों का जो संगठन है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड का समिट हुआ मुंबई में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड लीडर्स का। और सार्क चूंकि अपना साउथ एशिया का है, 1985 में बना था, और सार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने सब रीजनल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे इसका कोई आगे नहीं बढ़ पाता है ये, और इसके लिए पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज बनकर आया है। आखिरी बार 2014 में ही इसका मतलब जो समिट है वो ऑर्गेनाइज किया जा सका था। 2016 में जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद है उस समय होना था, लेकिन आपको पता है कि उस समय जो पाक का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर है, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उसके बाद कोई डेट इसमें आ ही नहीं पाई। बट फिर भी इस पे रिवाइवल पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सार्क इसी तरह रह जाएगा, या सार्क को हम लोग समिट्स को, रेगुलर समिट्स की जो बात करते हैं वो ऑर्गेनाइज भी करेंगे। आसियान का समिट ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में कोलालमपुर में, इसको हमने नोट्स में पूरी तरह, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग नोट्स में कवर कर चुके हैं। और इस बार जो है फिलीपींस की मनीला में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ ये बहुत चर्चा में है एफटीए, जो फ्री ट्रेड मतलब एग्रीमेंट्स हैं। इंडिया अभी आप देखेंगे तो 26 जनवरी पे, अभी आज कितना 24 जनवरी है, 2 दिन के बाद जो हमारे चीफ गेस्ट हो रहे हैं वो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं। और इंडिया का और ईयू का जो समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेगा। न्यूजीलैंड के साथ हमने साइन किया है कुछ समय पहले ही, और बहुत इंपॉर्टेंट इसको एग्रीमेंट माना जा रहा है क्योंकि हमारा जो है वो 100% जो है वो गुड्स विदाउट टैरिफ न्यूजीलैंड में जा रहा है, और हमारे 95%, लेकिन हमने उनको 95% करीब एक्सेस दिया है। तो वहाँ की जो अपोजिशन की सरकार है उसने ऐसा कहा कि ये भारत के फेवर में आपने कर दिया है, और वो अगर उनकी सरकार आएगी तो हटा देंगे। खैर वो पॉलिटिक्स चलते रहता है, बट अपने काम का, क्योंकि हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे किसान हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो सेंसिटिव हमारा सेक्टर है, हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा। यूके के साथ हमने कवर किया था इसको, और ओमान के साथ भी प्रधानमंत्री जी का यात्रा हुआ था, अभी आपको पता है, तो जिसमें वो जॉर्डन गए थे, इथियोपिया गए थे और ओमान गए थे। तो ओमान के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। उसके पहले आप देखेंगे तो हम लोग यूएई के साथ, मॉरिशस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ
हम लोग इन सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, तो रिसेंट में अगर देखेंगे रिसेंट 4 सालों में, तो अगर ईयू के साथ हम लोग साइन कर लेते हैं तो 9 ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारा जो है वो हो जाएगा। तो एक तरीके से आप बता सकते हैं कि यूएस का जो प्रोटेक्शनिज्म है, अमेरिका का जो प्रोटेक्शनिज्म है, उसके खिलाफ भी आप ये कह सकते हैं। तो अमेरिका भी इससे चिंतित जरूर होगा अंदर ही अंदर कि भाई हमारे साथ, अमेरिका के साथ हम लोग जो है ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे हैं और इनके साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। तो ये कंसर्न कहीं ना कहीं उनके मन में भी आएगा और यूएस भी इस चीज़ को आगे बढ़ेगा। तो अभी क्या है, ईयू के साथ हमारा BTIA चल रहा है और पिछले 18 सालों से बात हो रही थी और फाइनली ये ट्रेड डील जो है वो साइन होने जा रहा है ना। हमारे नेबरहुड में जो क्राइसिस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो नेबरहुड में क्राइसिस है, अब इस पे एक सवाल बन सकता है, नेबरहुड में क्या क्राइसिस है हमारे। आप अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर हैं, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं और पहले जो है फील्ड मार्शल अपने आप को घोषित कर लिया है। जो ट्रंप हैं, आप देखेंगे इनको एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं अभी, और इनको यूज भी करना चाह रहे हैं। ट्रंप कैसे यूज करना चाह रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि जो गाजा का पीस प्लान है ट्रंप का, जो बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने क्रिएट किया है, या फिर ये बेसिकली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान है, तो उसमें चाहते हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपना फोर्स भेजें, बूट ऑन द ग्राउंड, एक टर्म आप लिख लीजिएगा, बूट ऑन द ग्राउंड। तो ट्रंप नहीं चाहते कि उनकी फोर्सेस जो है वो जाए, बट इन देशों की फोर्सेस जाए और गाजा में शांति बहाल करे। तो इनकी तारीफ करते हैं आसिम मुनीर की, और फिर इनसे जो है मतलब दूसरे तरीके का हेल्प लेकर के कि आप अपनी फोर्सेस वहाँ पे भेजो। तो पाकिस्तान में बेसिकली इस समय अगर आप देखोगे तो जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी वीकेन हो गई है, और जो आर्मी है उसका एक तरीके से बहुत अपसर्ज हुआ है, और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है बहुत हाई है, यानी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अटैक पे अटैक किए जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो डूरंट लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, वो सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे ट्रंप इसके साथ, मतलब जो उसके मेन अपोजिशन का आप लीडर अगर मान लें, या मेन लीडर जो इमरान खान है, तो इमरान खान और उनकी पत्नी को जेल में रखा हुआ है अभी वर्तमान में। तो कहने का आशय ये है कि जब इस तरह की क्राइसिस है, आप ये हमने पाकिस्तान देख लिया, अगर आप बांग्लादेश को देख लो तो बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में अभी 12 फरवरी को चुनाव है, इसी 12 फरवरी 2026 को चुनाव हो रहा है और उनका ये 13th इलेक्शन है। इस इलेक्शन में बांग्लादेश में जो 3 मेजर पार्टीज हैं, चाहे जमात इस्लामी हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, तो ये लोग हैं, अवामी लीग को उन्होंने बैन कर दिया है। और जो माइनॉरिटीज़ पे खासकर जो अटैक हुआ है इधर बांग्लादेश में, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन पे अटैक करना, या फिर हिंदू का जो टेम्पल्स है उन पे अटैक करना, और भारत काफ़ी कूशियस रिस्पॉन्स अपनाया। अगर भारत इस चीज़ को बताता है कि डेमोक्रेसी बहाल कीजिए, तो उसको बांग्लादेश ऐसे ले लेता है जैसे कि उसी पे अटैक कर दिया गया है और उसकी इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल शांत हैं, वो कुछ इस पे नहीं बोलती हैं, और जो बांग्लादेश की सरकार है वो बोलती है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप नेपाल का देखोगे तो नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, और ये प्रोटेस्ट काफ़ी मतलब करप्शन के खिलाफ था। सोशल मीडिया पे जो बैन किया था नेपाल की सरकार ने, वो लास्ट में ट्रिगर किया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, नेपाल भी चुनाव के दौर से भी गुजरेगा। और म्यांमार में आप देखेंगे तो म्यांमार में चुनाव चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर पूरे पड़ोस का आप देखेंगे तो, या अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो इस तरह क्राइसिस इन आवर नेबरहुड इसमें आप देख सकते हैं ना। उसी तरह आप पाकिस्तान हमने बता दिया, तो इंडिया पाकिस्तान को आप डील कर लेंगे। खासकर हमने जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर किया मई 7 को, तो उसको लेकर के आप भी इसको इससे भी जोड़ सकते हैं, या हमारा कोई भी अभी डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान का मैटर है, या अफगानिस्तान कितना हमारे लिए उसका जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान में हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, चाहे उसकी पार्लियामेंट बनाना हो, या जो डैम का निर्माण करना हो, या वहाँ पे जो कम्युनिटी बिल्डिंग का हम काम करते हैं, लाइब्रेरीज खोलने का, स्कूल खोलने का, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। नेपाल में हमने प्रोटेस्ट आपको बता दिया, उसको देकर के, और इंडिया नेपाल का टाइज जो 1950 का ट्रीटी है,
या जो रिवाइज्ड किया हमने ट्रीटी को उसको लेकर के बात, और एक बॉर्डर चूंकि मिलता है तो एक टेरिटोरियल कहेंगे कि डिस्प्यूट भी है। और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स किसके लिए है? जैसे सुस्ता है, काला पानी है और लिम्पियाधुरा है। तो इन चीज़ों को कैसे दूर करना है इस पे भी बात करना है, और चाइना का जो क्लोजनेस है उस पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भूटान से विजिट हुआ तो इसलिए भूटान इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप क्या कर रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। जो हमारा इंडो पैसिफिक था जिसमें कि भारत अमेरिका के साथ या ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर के, तो कहीं ना कहीं एक चाइना को हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, देखिए ट्रंप की पॉलिसी क्या है, जो आपकी एनिमी कंट्री हैं वो तो एनिमी है ही, जो आपके अलाय हैं आप उनको भी उसी की तरह ट्रीट करते हैं। कि अगर आप, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ग्रीनलैंड को हमें बचाना है, तो आपने क्या कह दिया कि हम 1 फरवरी से यूरोपियन यूनियन पे 10% का टैरिफ लगा देंगे, और नहीं माने तो हम क्या करेंगे, 1 जून से 15% और टैरिफ लगा देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अपनी बात से मुकर गए, बट अपनी एलाई कंट्री को या इंडिया पे जो अभी उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, प्यूनिटिव टैरिफ जो लगाया हुआ है, तो वो बहुत एक तरीके से चाइना के साथ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम चाइना को पूरी तरह से कॉर्नर नहीं करेंगे, और हम चाइना के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, और चाइना भी यही चाहता है अभी। हालांकि अमेरिका से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ और उस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि चाइना जो है बस टाइम बाय कर रहा है, और चाइना की, और धीरे धीरे भारत की जो एलएसी है उस पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाते जा रहा है। तो चाइना ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, बट हमें भी बातों को ध्यान देना है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। रसिया के साथ हमारा जो एनुअल समिट होता है वो हुआ। रसिया चूंकि यूक्रेन क्राइसिस में बना हुआ है, ट्रंप की जो नीतियां हैं तो इसको लेकर के रसिया से, या ऑयल हमने खरीदना जो है वो रसिया से कम कर दिया है, क्योंकि ट्रंप का जो सेकेंडरी सैंक्शन है उसको लेकर के, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो पोलैंड है, तो पोलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक ही व्यक्ति हैं, तो वो भारत के दौरे पे आए भी थे, और जो जयशंकर साहब से उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उन दोनों का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बहस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक दूसरे पे अटैक ज़रूर था, कि दोनों एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे कि आप अपने यहाँ थोड़ा संभालिए पड़ोसी देश को, और पोलैंड वाले कह रहे थे आप रसिया से तेल खरीदे, बहुत अच्छा काम किए, बट रसिया के साथ और भी आपको रिश्ते कम कर देने चाहिए। बट जयशंकर साहब ने कहा कि आपका भी पाकिस्तान दौरा हमको कुछ सूझा नहीं। ओके, इंडिया यूएस के साथ तो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रंप एकदम अलग ही अंदाज में चल रहे हैं, तो चाहे वो टैरिफ का मामला हो, या इंडो पैसिफिक का मामला हो, चाहे वो क्वाड का मामला हो, या सैंक्शन लगाने की जो बात करते हैं उसका मामला हो, या जितनी भी वर्ल्ड में मैटर्स चल रही हैं उस पर इंडिया का ओपिनियन आ सकता है। जैसे मान लीजिए ग्रीनलैंड का मामला है, या ईरान का प्रोटेस्ट है, या वेनेजुएला का मैटर है, आगे हम लोग देखेंगे भी। यूके के साथ हमने एफटीए साइन किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई के जो एमबीजेड हैं, तो अभी उनका विजिट हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई, और शेख मोहम्मद बिन जायद हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, मतलब ऐसा आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टर्म सुना होगा, बट स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप आपने नहीं सुना होगा। तो ये साइन हुआ है। अब आपके दिमाग में जाएगा ऐसा क्यों साइन हुआ। देखिए, एक तरफ जो है ना, वो क्या किया, जो इजराइल है इसने अटैक किया सितंबर में कतर पे। अब इससे जो है डर लगा सऊदी को। सऊदी क्या किया, पाकिस्तान के साथ मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। और सऊदी का जो टेंशन है, अभी आप कुछ समय पहले न्यूज़ में आपने देखा भी होगा कि सऊदी का टेंशन चल रहा है जो येमेन है। तो येमेन में क्या किया, जो यूएई है इसने अपनी फोर्सेस भेजी थी। तो सऊदी क्या चाहता है, यूनिटी गवर्नमेंट हो येमेन में, यानी येमेन में एक ही सरकार हो। तो इसको धमकी दिया कि 24 घंटे के अंदर हटाओ यूएई को, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। यूएई हालांकि बात को मान गया और हटा लिया, बट यूएई को अच्छा नहीं लगा। तो सऊदी से पाक का संबंध भारत को अच्छा नहीं लगा, यूएई को सऊदी से संबंध, यूएई का यमन में जो सऊदी का जो
मतलब इंटरफेरेंस है, यूएई को अच्छा नहीं लगा। इसलिए इंडिया और यूएई और I2U2 के ये लोग पार्ट हैं ही, इंडिया, इजराइल और यूएस और यूएई। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज होती है, और यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएई को ही करते हैं। तो यूएई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, और हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, तो यूएई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वेनेजुएला क्राइसिस, आप सभी को पता है कि 3 जनवरी की सुबह थी। ट्रंप जो है अपनी फोर्सेस को, हालांकि प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रही थी, ट्रंप अपनी फोर्सेस को भेजते हैं, और उस समय एक मोनरो डॉक्ट्रिन है। मोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, 1823 में जो जेम्स मोनरो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर वाला जितना भी रीजन है वो हमारा होगा, हमारी अपनी बैकयार्ड में हम किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, और इसके बदले में हम यूरोप के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ट्रंप डुनरो डॉक्ट्रिन, डोनाल्ड ट्रंप है, तो इन्होंने डुनरो डॉक्ट्रिन को कहा है, मतलब बेसिकली कहा जा रहा है इसको डुनरो डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये मुनरो डॉक्ट्रिन का 2.0 वर्जन है, उसी को इन्होंने रिवाइव किया है। नाउ अभी उन पे ट्रायल चल रहा है, आपको पता ही है, उनकी पत्नी और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, तो उनको इन लोगों ने उठा लिया था। नाउ ग्रीनलैंड का मैटर है, ग्रीनलैंड के मैटर को ना सबसे पहले उठाया था ट्रंप से भी पहले ट्रूमैन, ट्रंप जैसा ही नाम है ट्रूमन ऐसे। तो मतलब जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था, ये उसी समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने कहा कि हम ना खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका सोचता है कि यहाँ पे हम, एक उसका प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, तो वो एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे तैयार करना चाहता है। दूसरा, वहाँ यहाँ पे ना 36 मिलियन टन अराउंड जो रेयर अर्थ है उसका रिजर्व है, और आपको पता है रेयर अर्थ पे डोमिनेंस जो है वो चाइना का है, और चाइना इसके एक्सपोर्ट पे काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। और ट्रंप का ऐसा मानना है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो चाइना और रसिया जो है कहीं ना कहीं इस टेरिटरी पे अपना हक जताएंगे, और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यहाँ से मिसाइल तो होगा ही, मतलब, और यहाँ से वेसल्स को भी मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तरीके से इनका कह सकते हैं आपकी एक्सपेंशनिज्म की नीति है, माइट इज़ राइट की नीति है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं, ये अभी ऑफर कर रहे हैं कि बेच दो, हम खरीद लेंगे। जैसे ट्रूमैन ने एक प्राइस रखा था कि $100 मिलियन में हमें दे दो, ट्रंप ने ऐसा कोई प्राइस तो नहीं रखा है, बट बोल रहे हैं कि हम बेच दो, फोर्स के थ्रू नहीं लेंगे। लेकिन इनका जो रवैया है वो फोर्स के थ्रू ही लेना चाहते हैं। जो यूरोपियन यूनियन, देखिए इसमें पेच क्या फंस रहा है ना, पेच ये फंस रहा है कि एक नाटो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बना था। उस समय कोल्ड वॉर का टाइम था, यूएसएसआर से यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस नाटो में डेनमार्क भी जो है एक मेंबर है, और जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है। तो अब डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है, अमेरिका भी नाटो का मेंबर है। अब ऐसी सिचुएशंस में जब अमेरिका कहता है कि हम खुद ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है, जो कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट देता है, वो अफेक्ट हो रहा है? कलेक्टिव डिफेंस में ये है कि अगर किसी एक देश पे अटैक होगा तो वो सारे देश पे अटैक माना जाएगा, और सारे देश उसको मिलकर रक्षा करेंगे। तो ये वाला मामला है। थोड़ा फास्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप ने कहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे हैं, और उनका ही प्रपोजल है बेसिकली। बाद में यूएनएससी से भी उन्होंने अप्रूवल ले लिया, और इसमें बहुत सारे देशों को उन्होंने न्योता भी दे दिया है, और ये एक तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है पूरी दुनिया में शांति कायम कर रहे हैं, और गाजा के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया है। इससे अब एक सवाल बनेगा कि क्या यूएन जैसी जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, क्या उनकी रेलेवेंस को ये खतरा नहीं पहुंच रहा है कि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हटा करके आप एक नई इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? तो क्या यूएन सच में जो वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में असफल रह गई है? तो यूएन के रेलेवेंस पे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है ना। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है 28 दिसंबर से ही, और इसमें 5000 से ज़्यादा लोग इंक्लूडिंग मोर देन 500 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो मारे जा चुके हैं। बेसिकली जो ईरान का क्लैरिक सिस्टम है, ये लोग उसको हटाना चाहते हैं। और शुरू हुआ था चूँकि इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, हाई हो चुकी है, और उसका जो रियाल है वो रियाल का काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यू है वो गिर गया है। और 1979 में ईरान में मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ था उस समय से मतलब 20,000 टाइम्स ऐसा माना जा रहा है कि इसकी डिवैल्यूएशन हुआ है। तो पूरा महंगाई हो, या जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी कम हो,
या क्लैरिक सिस्टम है, उसी पे सवाल खड़ा हो गया है और ट्रंप इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करोगे तो हम भी कुछ करेंगे इन सपोर्टर्स को अगर कुछ करोगे तो। ना वो जो इजराइल पैलेस्टीन है, तो गाजा के मैटर को लेकर के सारा बोर्ड ऑफ पीस का जो मैटर हम बता रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस का, तो ये इसी को लेकर के है। नेतन्याहू जो है जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट भी हुआ था 29 दिसंबर को। अभी आप देखेंगे 29 दिसंबर 2025 को नेतन्याहू जो है अमेरिका में गए थे और ट्रंप के साथ बात हुई थी। तो ट्रंप का अपना प्लान है। बाकी रसिया यूक्रेन क्राइसिस अभी चल रहा है और रसिया यूक्रेन क्राइसिस लंबा चलेगा। बेसिकली यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था, वही प्रॉब्लम था। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी टेरिटरी जो है नहीं जानी चाहिए। बट बहुत सारा फॉल्ट इसमें जेलेंस्की का भी है, हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। नाउ ट्रेड वॉर, चूंकि टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ काउंटर टैरिफ ये सब चलता रहेगा अभी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पे जब टैरिफ की बात ट्रंप ने किया तो उन्होंने भी 93 करीब जो यूरो है, 93 बिलियन यूरो, जो कि करीब 107 बिलियन डॉलर होता है, तो उसकी इन पे भी एक तरह से कॉस्ट इम्पोज करने की उन्होंने बात कही थी। ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका जो है एक लीडर है, चाहे G20 का समिट हो या डिफरेंट जो इवन जो यूएन का समिट होता है, तो वहाँ पे इंडिया, ग्लोबल साउथ जितने भी एक तरीके से गरीब देश ही हैं। ये जोग्राफिकली ग्लोबल साउथ आप नहीं देखेंगे, बल्कि एक लाइन है ब्रेंट लाइन, वो इसको डिफाइन करती है। कुछ रिपोर्ट्स को हम लोग देख लेंगे 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29 और 30 है, जिसमें बी रेडी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, फिर सोफी रिपोर्ट है जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की का एक रिपोर्ट है, और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हम देखेंगे यूएनडीपी का, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को आपको इन सभी रिपोर्ट्स का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, नोट्स डन, राइट। 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि इसमें अगर कोई जो मिनिस्टर्स हैं उनको बेसिकली अगर 30 दिन के लिए किसी क्रिमिनल सीवियर अगर क्रिमिनल मैटर है और लगातार जो है उन पे उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। वक्फ में अमेंडमेंट हुआ, इसमें वक्फ जो है आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो डिफेंस के पास है लैंड, और उसके पास आप देखेंगे तो रेलवे के पास है, और तीसरे नंबर पे वक्फ के पास है। तो कहीं ना कहीं करीब 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है। तो इस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना, वे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को देना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, और साथ में इसके अदर एस्पेक्ट्स को भी हम देख लेंगे कि इसके अदर एस्पेक्ट्स में है कि क्या हम कहीं आर्टिकल 26 का वायलेशन तो नहीं है, ये जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, क्या माइनॉरिटीज़ का परसेप्शन इससे कैसे अफेक्ट होता है। मनरेगा आपको पता है कांग्रेस सरकार लाई थी 2005 में, और अभी विकसित भारत जो है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है, ग्रामीण इसकी शुरुआत की गई है। तो इसको लेकर के जैसे कहा गया कि 125 पहले 100 दिन का रोजगार था, 125 दिन कर देंगे, लेकिन बजट में इन्होंने क्या कर दिया, कैपिंग कर दिया है कि इतना ही फिक्स बजट होगा। पहले क्या था, बढ़ाते रहते थे इस तरीके से। 60 दिन का इसमें प्रोविज़न किया गया कि गैप भी दिया जा सकता है, और जो चूँकि उस समय अगर कोई ये नहीं है तो कहीं ना कहीं जो 60-40 जो स्टेट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन 90-10 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले हैं और यूनियन टेरिटरी में 100%, इस तरीके से 60 सेंटर का है यहाँ। तो स्टेट्स पे जो 40% का भार बढ़ गया है, मतलब 40% का एक तरह के भार जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ जी थे उन्होंने रिजाइन दिया था, और सीपी राधाकृष्णन अभी वाइस प्रेसिडेंट बने। तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से लेकर आपको सवाल, लद्दाख में अशांति कब से वो लोग जो उनकी डिमांड है, चाहे वो स्टेटस को लेकर के डिमांड हो या अदर डिमांड्स हो। गवर्नर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इससे लेकर अब फेडरलिज्म से सवाल बन सकता है। देखिए आर्टिकल 176 और आर्टिकल जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए होता है कि हर एक आम चुनाव के बाद और हर साल का जो पहला चुनाव होता है उसमें गवर्नर इसको रेफर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो केरला के गवर्नर हैं उन्होंने कुछ पार्ट्स को ओमिट कर दिया, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने तो सीधे मना ही कर दिया, मतलब वॉकआउट कर गए, RN रवि जी वॉकआउट। और यहाँ पे जो पहले बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो वो हैं। और सेम चीज़ आपको कर्नाटका में देखने को मिली।
तो क्या गवर्नर जो है इस चीज़ को मना कर सकते हैं पढ़ने से? इस चीज़ को आपको देखना होगा। इसमें बहुत सारी आपको केसेस को भी मेंशन करना होगा, जैसे कि शमशेर सिंह का केस हो गया 1974 का, जैसे कि एसआर बोम्मई केस है 1994 का, नबाम रेबिया केस है 2016 का, रामेश्वर प्रसाद केस है, ये तो बिहार का ही है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था लेकिन 2006 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, या 4 केसेस बहुत है, ये सब इंपॉर्टेंट केसेस हैं। या तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो केस था 2025 का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक इसमें जजमेंट दिया और नवंबर के महीने में एक आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है उसमें कुछ बातें कही। तो इसमें दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसको हम लोग इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो गवर्नर मना कर दे रहे हैं कि भाई जो कैबिनेट ने स्पीच को प्रिपेयर किया है हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और जो MK स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हम प्रयास करेंगे कि संविधान में अमेंडमेंट ही हो जाए और अमेंडमेंट के तहत जो ये गवर्नर हर साल पढ़ेंगे इसकी प्रक्रिया को हम खत्म कराने की बात करेंगे। नाउ GST आप जानते हैं, GST 2.0 आया, तो इसकी 7 पिलर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अरावली हिल्स का मुद्दा तो इतना गर्माया, सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि कहा गया कि जो 100 मीटर्स है, तो अगर 100 मीटर से जो ऊपर का जितनी हिल्स होंगी, जो ऊपर की होंगी, बस उन्हीं को हम अरावली हिल का पार्ट मानेंगे। और अगर एक यहाँ पे मान लीजिए कि पूरा हिल का स्ट्रक्चर है और एक यहाँ पे है, अगर इन दो के बीच जो है वो 500 मीटर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया दिया और सुप्रीम कोर्ट भी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को माना। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट में आप देखेंगे तो 29 दिसंबर को अपने जजमेंट को एक तरीके से स्टे करता है। और अभी का अगर करंट स्टेटस देखेंगे तो बोला है कि भाई एक पैनल बनाओ और उसमें एक्सपर्ट लोगों को शामिल करो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, हर तरह के उसमें लोगों को शामिल करो और देखो कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो अरावली का अपना इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 100 मीटर का आप क्राइटेरिया रख देंगे तो करीब 12,000 हिल्स हैं, केवल 1,000 ही ऐसे हिल्स हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर पाएंगे। मोर देन 90% जो मतलब अरावली है वो खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि इंडिया में जो माइनिंग का है वो काफ़ी अनरेगुलेटेड तरीके से माइनिंग होता है, तो वैसे कंडीशंस में मतलब हमारे नेचर को, इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए इस मैटर को उठाया गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसा नहीं है कि ये अभी से चल रहा है, 1980s के समय से ये बात चल रही है। जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो उस समय कुछ ज़्यादा होता है। राष्ट्रपति जब कोविंद जी थे तो उन्होंने भी इस बात को उठाया था। और ये जो है देखिए इस बार मुझे लगता है कि शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इस पे सवाल बनने का चांस है। फ्रीबीज को लेकर के अभी न्यूज़पेपर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, वेलफेयर स्कीम की तरह आप इसको नहीं यूज करोगे, क्योंकि फ्रीबीज से ना आप कभी भी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को हम लोग डेवलप नहीं करते हैं। तो जो प्रोडक्टिव हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट को जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। तो आपको फ्रीबीज को वेलफेयर स्कीम से अलग करना होगा। और एक हेल्दी प्रेसिडेंट कहाँ सेट करता है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करेगी, दूसरी कुछ और प्रॉमिस करेगी, कोई बिजली फ्री देगा, कोई पानी फ्री देगा, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी तो वेलफेयर है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे लोग इससे काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। दूसरी समस्या ये भी है कि हेल्दी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा और पैसा तो लिमिटेड है ना। आप इकोनॉमी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि रिसोर्स हमारे पास स्कैर्स है। तो जब इस रिसोर्स की स्कैर्सिटी है तो वैसे कंडीशंस में हम अपने रिसोर्स का जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है या बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। 7 निश्चय 3 इसका नोट्स आपको दे दिया गया है। 7 निश्चय 3 में जैसे कि हम लोग 7 निश्चय 1 देखे, 2 देखे, उसी तरह 3 आया है जो 2025 से 30 तक है। जैसे कि अगर पहला ही इसका देखेंगे तो रोजगार की बात करता है कि 2 गुना रोजगार और 2 गुनी आय। तो इसमें क्या करना है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगी और इसी के तहत जो है आपको बीपीएससी हो या अन्य वैकेंसी है उसमें ज़्यादा सीटें दिखेंगी आने वाले समय में। जैसे बीपीएससी में भी इस बार भी 72वीं बीपीएससी में ये कंफर्म सोर्सेज से मुझे मालूम चला कि 1000 प्लस सीटें रहेंगी।
तो ये कंफर्म है इसमें भी। ओके, उन्नाव रेप का मामला और पटना में जो जहानाबाद की लड़की थी उसके साथ, जो नीट स्टूडेंट थी उसके साथ जो डेथ होता है बच्ची का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस पे अगर सवाल बन सकता है आप में, देखिए उन्नाव रेप में क्या हुआ था ना, 2017 का मामला था। पुलिस जो है वो रजिस्टर ही नहीं कर रही थी इस मामले को, और बाद में जो है इस केस को सीबीआई का भी इंटरवेंशन होता है, बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। अभी ये इसलिए चर्चा में आ गया था, फिर लगेगा आपको अभी क्यों चर्चा में आया था, कि जो कुलदीप सिंह सेंगर जो इसका अपराधी है, तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो है वो बाहर निकला था और इसकी जो कुछ मामलों में इसको जो है वो रियायत मिली थी। बट फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस चीज़, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवेंशन करना पड़ा और सीबीआई ने बोला कि हम एसएलपी लगाएंगे आर्टिकल 136 के तहत। तो फिर जो है हाई कोर्ट जो है अपनी ऑर्डर को स्टे करता है। बेसिकली जो पोक्सो का मामला था तो उसमें इसको पब्लिक सर्वेंट नहीं कंसीडर किया, और पब्लिक सर्वेंट नहीं कंसीडर किया तो बोला कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं लगेगा क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। बट इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी इसमें प्रोटेस्ट भी हुए। और उसके बाद पटना नीट स्टूडेंट का मामला है कि एक बच्ची जो है शंभू हॉस्टल है पटना में, तो उसमें 6 तारीख को देखा गया, 6 जनवरी को 2026 को, कि जो है काफ़ी स्लीपिंग पिल्स या बहुत बुरी स्थिति में बुखार लगा है, अनकॉन्शियस स्टेट में है। और फिर 11 जनवरी को उसके बाद हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और 11 जनवरी को फाइनली जो बच्ची है उसका डेथ हो जाता है। इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये इसका गठन किया गया है और एसआईटी हर मामले से इसको जांच कर रही है। तो मैं पढ़ रहा था, जो पूर्व डीजीपी अभयानंद जी हैं, तो उनका ऐसा था कि भाई कई मामलों पे गलती किया गया, कि जैसे अगर बच्ची वहाँ पे थी तो सबसे पहले बच्ची के जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। एक एसओपी होता है ना। दूसरी चीज़ है कि भाई कहाँ पे हम इनको ले जाएं और उसको हॉस्पिटलाइज करना था। दूसरी चीज़, जब वहाँ पे डेथ हुआ है तो फॉरेंसिक टीम को उसको जांच करना था। बट क्या हुआ, जो हॉस्टल है वो ओपन रहा, हॉस्टल के रूम को सील कर दिया जाता है उस समय, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस है वो छुपाए जा सकते हैं, तो हॉस्टल के रूम को सील कर दिया जाना था। बहुत सारे लेवल पे इन्होंने गलती की और शुरू में तो पुलिस ये ठहराती रही कि ये जो है वो सुइसाइड का मामला है। बट प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के बाद जो है इसको जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम में जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके सामने आई, उसने ये कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट कांट बी ओवर रूल्ड। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट को इनकार नहीं किया जा सकता है। आप इस चीज का मतलब समझ रहे हैं? ओके, नाउ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0 ये कह ले या सेकेंड फेज शुरू हो गया है। 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें स्पेशल क्या है, क्योंकि देखिए एक होता है समरी रिवीजन, जो हर साल आपका नाम जुड़ता है और आपका नाम वोटर लिस्ट से, कि आप 18 के हो गए उसमें जोड़ दिया जाता है, पहले से एक लिस्ट होता है उसी में ऐड कर दिए। ये स्पेशल ये है कि ये डोर टू डोर आपके जो बीएलओ होते हैं वो जाते हैं और आपका एक तरीके से नया इलेक्टोरल रोल तैयार किया जा रहा है। तो इंटेंसिव है। इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि पूरे हर व्यक्ति का इसमें तैयार किया जा रहा है। स्पेशल ये है क्योंकि एनुअली जो है वो होता है, वो नहीं है जैसे कि 2002-3 में लास्ट बार हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। और इंटेंसिव है कि हर व्यक्ति का नया तैयार कर रहे हैं, और रिवीजन का आपको मतलब पता है, तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआईआर। अभी ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि वेस्ट बंगाल में 20% लोगों को कहा गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो बोला भाई आप 20% लोगों को नोटिस दे दिए कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है और आप अपना जो है कागज लेके आओ। अब ये कहा कि मतलब जो इलेक्शन कमीशन है कि भाई किसी का 200 से, कुछ लोग हैं जिनके 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के 100 से ज़्यादा बच्चे, एक ही व्यक्ति, कुछ लोगों के 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये लॉजिकली। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ठीक है आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो करो, बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक जो न्याय का सिद्धांत होता है,
उसको आप फॉलो करते हुए करेंगे, जिसका कि दो पिलर होता है, एक जस्ट और दूसरा होता है फेयर। तो आप अपनी प्रक्रिया में ये अपनाइए। ऐसा नहीं कि लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने या उनको परेशान करने या उनको बहुत कम समय देने, या जो कल तक नागरिक था आज आप अचानक से एक तरीके से बैक डोर से आप एनआरसी को एंट्री कर दें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का जोर था कि आप प्रोसेस में थोड़ा लाओ। ये भी सवाल पूछा गया कि अगर आपसे जब इसमें होगा तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये एक्सरसाइज एसआईआर, तो आर्टिकल 324 में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एसडीसी का पावर है, तो उसके तहत कर सकता है। तो पहला तो ये है कि इसके अंतर्गत। दूसरा, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 21 का 3 जो है वो एसआईआर का जैसे जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी अनुमति देता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स जो रूल है 1960 का, उसके तहत। तो ये बेसिकली तीन ऐसे हथियार हैं जिसके तहत ये कराया जा रहा है। नौ बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ 2025 में। इसमें हर चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे पिछली बार से 3 महिलाएं बढ़ी हैं, इस बार 29 महिलाएं हो गई हैं, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो। और क्रिमिनल जो एलिमेंट्स हैं वो इस बार गिरे हैं। जैसे कि पिछली बार बिहार में 68% क्रिमिनल एमएलएज थे, इस बार 53% है, तो एक 15% का एक तरीके से गिरावट दर्ज किया गया है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पे एक ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 बनाई गई इस पे। और दिल्ली में जो विंटर एयर पोल्यूशन होता है और स्मोक की समस्या है, और इसमें जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता, तो उनको देखा था आपने कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो AQI है वो टेम्परेचर AQI, बहुत सारा हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था AQI। तो इसको ये पोल्यूशन हर समय दिल्ली में क्यों बढ़ जाता है, क्या हमारा जो ग्रैब सिस्टम है या वो काम नहीं कर रहा है, हम क्या ऑल्टरनेटिव मेजर्स अपना सकते हैं, WHO का रिपोर्ट क्या कहता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद।